दोस्तों कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। सुबह के 11 बज चुके हैं और समय हो चुका है भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने का। तो फटाफट से जुड़ जाइए। क्लास आ चुकी है भूगोल से संबंधित प्रश्नों को जानने की, तो फटाफट से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या पता आपके एक छोटे से कदम से उन लोगों का भी भला हो जाए जिनको सबसे ज़्यादा इन वीडियो की ज़रूरत है। प्यारे दोस्तों, तो भूगोल के अंतर्गत जो हमारा अध्ययन चल रहा है वो विश्व के भूगोल पे चल रहा है और विश्व के भूगोल से संबंधित हम लोगों ने काफ़ी प्रश्नों को डिस्कशन कर रखा है। आप उनको भी देख सकते हैं, देखना चाहिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको हर तरह के प्रश्न आने चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, पीजीटी हो, पीजीटी हो, बैंक हो या अदर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जाती है। सुबह 11 बजे आपको भूगोल से संबंधित प्रश्नों को दिया जाता है। दोपहर 2 बजे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित प्रश्नों पर हमारा डिस्कशन चलता है और 8:05 पर हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों पर हमारा डिस्कशन चलता है। तो चलिए देखते हैं आज भूगोल के अंतर्गत यानी विश्व के भूगोल के अंतर्गत कौन से प्रश्नों को रखा गया है। तो चलने से पहले वही गुजारिश कि आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन करें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना भाग है। बहुत आसान उत्तर है इसका। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना भाग है? 78%, 2.1%, 0.3% या फिर 0.03%। तो पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। बात समझ में आ रही है तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लाजवाब प्रश्न है, लाजवाब उत्तर है दोस्तों। तो पृथ्वी के वायुमंडल की अगर हम बात करें तो वर्तमान में लगभग 0.04% के करीब है, लेकिन पारंपरिक जो मानक है वो कितना होता है? 0.03% माना जाता है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी विकल्प जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रेगिस्तान बायोम में जनजाति समूहों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पश्चिमी सहारा जो कि तुआरेग में है, अरब रेगिस्तान, विंडीबस, कालाहारी बुशमैन जनजाति पाई जाती है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कोड का चयन करें। आइए देखते हैं आगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि रेगिस्तान बायोम में जनजाति समूहों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ पश्चिम सहारा दिया है कि पश्चिम सहारा में तुआरेग जनजाति पाई जाती है, अरब रेगिस्तान में विंडीबस पाई जाती है, कालाहारी में बुशमैन। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें तो पश्चिमी सहारा में तुआरेग पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। अरब रेगिस्तान की बात करें तो ये गलत है, विंडीबस यहाँ नहीं पाई जाती है दोस्तों, और कालाहारी बुशमैन पाई जाती है, तो ये सही है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? पहला और तीसरा। तो पहला तीसरा कौन से विकल्प में दे रहा है दोस्तों? सी विकल्प में दे रहा है, तो आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न कि उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय। चलिए देखो प्रश्न क्या है कि उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे भारी हैं। अधिकांश उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं वो कठोर होते हैं। पहला क्या कह रहा है कि बलसा की लकड़ी सबसे हल्की होती है और इसका उपयोग नावों और डोंगियों को बनाने में किया जाता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कोड का चयन करते हुए आपको उत्तर देना है कि उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों अगर हम बात कर लें पहले कथन की कि वे भारी हैं, क्या ये बात सही है? तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, क्या वे भारी हैं? प्रश्न में कुछ गड़बड़ है दोस्तों, ठीक कर लेते हैं। चलिए अब सही है दोस्तों। प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिकांश उष्णकटिबंधीय वन कठोर होते हैं, क्या ये बात सही है? और दूसरा, बलसा की लकड़ी सबसे हल्की होती है। तीसरा कह रहा है कि इसका उपयोग जो है वो नावों डोंगियों को बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों ये तीनों ही कथन क्या हैं? सही हैं। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि डी विकल्प आपका सही हो जाएगा।
तीनों कथन आपके सही हैं तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा और डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पे दोस्तों बात समझ में आ रही, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो खनन उत्पादों के निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है? पश्चिमी यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है कि कौन सा देश है जो खनन उत्पादों के निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। पश्चिमी यूरोप, मध्य यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो खनन उत्पादों की बात करें तो विश्व में खनन उत्पादों की सबसे बड़ी निर्यातक के रूप में ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट और सोना सभी पाया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो यानी कि डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो रेगिस्तान बायोम में जनजातीय समूहों के युग्मों में से कौन सा सही है दोस्तों? फिर से वही प्रश्न रिपीट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा पाया जाता है? तुआरुग पाया जाता है, बिंदीपास नहीं पाया जाता और गुस्मैन पाया जाता है। तो पहला और तीसरा सही होना चाहिए। तो यहाँ से उत्तर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? पहला और तीसरा, यानी कि आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट है पहले दोस्तों, पहला और तीसरा सही है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वी उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी दक्षिण अमेरिका के बीच मार्ग का एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाता है? विकल्प है केप ऑफ गुड होप, सेंट लॉरेंस हार्बर, सुएज नहर, पनामा नहर। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी अमेरिका और पश्चिमी दक्षिण अमेरिका के बीच मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाता है? बात समझ में आई दोस्तों? तो फटाफट से उत्तर लगाइए। आपको उत्तर क्या है? केप ऑफ गुड होप, सेंट लॉरेंस हार्बर, सुएज नहर, पनामा नहर, ये आपके विकल्प हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पनामा नहर। तो पनामा नहर आपके डी विकल्प में दे रहा है, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वी उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी दक्षिण अमेरिका के बीच मार्ग की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाता है? तो वह पनामा नहर बनाता है। तो आपका डी उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम बात कर लें तो पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग से दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग तक का मार्ग बहुत छोटा कर देती है। और अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो व्यवहारिक रूप से रेल मार्ग विहीन है, जहाँ रेल मार्ग नहीं है? कह रहा है आंतरिक ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी यूरोप, मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो व्यवहारिक रूप से रेल मार्ग विहीन है? आंतरिक ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी यूरोप, मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका। प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो व्यवहारिक रूप से रेल मार्ग विहीन है? आंतरिक ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी यूरोप, मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आइए देखते हैं। तो आंतरिक ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ रेल मार्ग बहुत कम है। पश्चिमी यूरोप की बात करें तो ये गलत हो जाएगा। मध्य एशिया की बात करें तो यहाँ जो है वो रेल मार्ग कम है। और उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत विस्तृत रेल नेटवर्क है। तो पूछ रहा है कि रेल मार्ग जहाँ नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला और चौथा। पहला और चौथा, पहला और चौथा। आइए देखते हैं कौन से विकल्प में दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहला चौथा दे रहा है आपके सी विकल्प में। आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बायोको द्वीप किस देश से संबंधित है? मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, इक्वेटोरियल गिनी। बायोको द्वीप किस देश से संबंधित है? तो बायोको द्वीप जो है दोस्तों, ये इक्वेटोरियल गिनी का प्रमुख द्वीप है, जिसकी राजधानी मलाबो भी यहीं स्थित है। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि बायोको जो द्वीप है वो किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले दोस्तों इक्वेटोरियल गिनी। क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल गिनी। यानी आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा यहाँ पर। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि सेमियन पर्वत किस देश में स्थित है? नाइजीरिया में, तंजानिया में, इथोपिया में या फिर अंगोला में? सेमियन पर्वत कहाँ स्थित है? नाइजीरिया में, तंजानिया में, इथोपिया में या फिर अंगोला में? तो याद रखिएगा, ये जो सेमियन पर्वत होता है ये इथोपिया के उत्तरी भाग में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी इसे माना गया है। तो सेमियन पर्वत किस देश में स्थित है? तो सेमियन पर्वत की बात करते हैं दोस्तों, तो सेमियन पर्वत कहाँ स्थित है? तो इथोपिया में स्थित है।
सेमिनियन पर्वत कहाँ स्थित है? तो सेमिनियन पर्वत इथोपिया में स्थित है। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अभी जट्टा झील और सल्ला झील किस देश की महत्वपूर्ण क्षारीय दरार घाटी झीलें हैं? समझ में आई दोस्तों? अभी जट्टा झील और सल्ला झील किस देश की महत्वपूर्ण क्षारीय दरार घाटी झीलें हैं? विकल्प क्या है? नाइजीरिया, अंगोला, इथोपिया या फिर केनिया। बहुत ही लाजवाब उत्तर है दोस्तों। ऐसे ही शानदार प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। बस चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें ये भी प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो हमारा खुद का मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छे करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमने कदम उठाया है आपकी सफलता की तरफ दोस्तों। और अगर आपको सफलता मिल सकती है तो बिल्कुल मिलेगी दोस्तों, क्योंकि हमारा प्रयास है सफलता दिलाने का, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है दोस्तों। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरा प्रयास लगा हुआ है, बिल्कुल भी मिस मत करें। तीनों क्लासों को बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सक्सेस पॉइंट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों में डिस्कशन करता है जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो अभी जट्टा झील और साथ ही साथ ऐसे प्रश्न आपको सिर्फ सक्सेस पॉइंट पे ही मिल सकते हैं जो कहीं आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो अभी जट्टा झील और सल्ला झील किस देश की महत्वपूर्ण क्षारीय दरार घाटी झीलें हैं? तो ये हो जाएगा पहले दोस्तों इथोपिया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इथोपिया। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न हो जाएगा इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ से आपने क्या देखा कि अभी जट्टा झील और सल्ला झील किस देश की महत्वपूर्ण दरार घाटी झीलें हैं? तो ये इथोपिया की झीलें हैं दोस्तों। कहाँ की? इथोपिया की झीलें हैं। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। दोनों झीलें ग्रेट रिफ्ट वैली के इथोपिया खंड में स्थित प्रसिद्ध सोडा झीलें हैं। ये किस प्रकार की झीलें हैं? तो ये सोडा झील है दोस्तों। ये सोडा झीलें कहते हैं, तो इसलिए सोडा झील के नाम से। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि पेटिट सॉर्ट बांध किस देश में स्थित है? प्रश्न है कि पेटिट सॉर्ट बांध किस देश में स्थित है? विकल्प क्या है? ब्राज़ील में, मैक्सिको में, वेनेजुएला में या फिर फ्रांस में। बहुत ही लाजवाब उत्तर प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न प्राप्त करते रहिए, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करते रहिए। तो पेटिट सॉर्ट बांध किस देश में स्थित है? ब्राज़ील में, मैक्सिको में, फ्रांस में। तो पेटिट सॉर्ट बांध जो है फ्रेंच गुयाना में स्थित है दोस्तों। पेटिट सॉर्ट बांध कहाँ स्थित है? तो ये फ्रेंच गुयाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये फ्रेंच गुयाना में स्थित है। ठीक है। फ्रेंच गुयाना में स्थित है। और जो फ्रांस के ओवर सीज विभाग है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस में है दोस्तों। उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांस सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जलीय कृषि के पर्यावरणीय लाभ हैं? जलीय कृषि के पर्यावरणीय लाभ कौन से हैं? पहला कह रहा है कि मोलस्क और समुद्री शैवाल के साथ प्रदूषण के खिलाफ एक बाधा बनाता है। कम पर्यावरणीय प्रभाव। ठीक है दोस्तों। तीसरा कह रहा है जंगली जानवरों पर मछली पकड़ने का दबाव। आइए देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। तो मोलस्क और समुद्री शैवाल के साथ प्रदूषण के खिलाफ एक बाधा यानी अवरोध बनाते हैं। क्या ये बात सही है? तो यह बिल्कुल सही है। कम पर्यावरणीय प्रभाव, इसकी बात करें तो ये भी बात सही है दोस्तों। जंगली जानवरों पर मछली पकड़ने का दबाव बढ़ाता है, तो ये गलत है दोस्तों। एक्वाकल्चर दबाव घटाता है, बढ़ाता नहीं है, याद रखिएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला और दूसरा। पहला और दूसरा कौन से विकल्प हैं पहला दोस्तों? तो ये आपको बी विकल्प में दे रहा है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या दोस्तों, अगर आप बच्चे लोग भी अगर देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भी तैयारी करते हैं, अगर वो देख रहे हैं तो आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, आज 14 नवंबर है और बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को दोस्तों। आगे चलते हैं, इसी तरह से पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गिल्फ केबिर पठार किन दो देशों में स्थित है? मिस्र और लीबिया, मिस्र और सूडान, मिस्र और जॉर्डन, मिस्र और इजराइल। फटाफट से उत्तर लगाइए दोस्तों। कह रहा है कि गिल्फ केबिर पठार किन दो देशों में स्थित है? मिस्र और लीबिया में, मिस्र और सूडान में, मिस्र और जॉर्डन में या फिर मिस्र और इजराइल में। अगर हम गिल्फ केबिर पठार की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा गिल्फ केबिर पठार पूर्वी सहारा में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पूर्वी सहारा में। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये पूर्वी
सहारा में स्थित है, याद रखिएगा, पूर्वी सहारा में स्थित है। दक्षिण पश्चिम मिस्र और उत्तर पूर्वी लीबिया में फैला हुआ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, मिस्र और लीबिया। उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, मिस्र और लीबिया। उत्तर कौन सा विकल्प होना चाहिए, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि अपतटीय द्वीप कोरिस्को और एलोबे ग्रांडे और एलोबे चीको किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों अपतटीय द्वीप जो है, अपतटीय द्वीप कौन से हैं, कोरिस्को, एलोबे ग्रांडे और एलोबे चीको, ये किस देश से संबंधित है। बस मुझे प्रश्न क्या है, अपतटीय द्वीप कोरिस्को, एलोबे ग्रांडे और एलोबे चीको किस देश से संबंधित है। गुयाना, घाना, इक्वेटोरियल गिनी या फिर गिनी से संबंधित है। आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। फटाफट से उत्तर लगाने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों अपतटीय द्वीप यानी जो कोरिस्को और एलोबे ग्रांडे और एलोबे चीको हैं, ये इक्वेटोरियल गिनी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ये इक्वेटोरियल गिनी से संबंधित है। सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं दोस्तों। तो भैया दोस्तों आपने यहाँ से क्या देखा कि अपतटीय द्वीप मोरक्को, या दोस्तों यहाँ से आपने क्या देखा कि अपतटीय द्वीप कोरिस्को, एलोबे ग्रांडे और एलोबे चीको किस देश से संबंधित है, तो ये इक्वेटोरियल गिनी से संबंधित है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि इविंडो राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है। उरुग्वे, घाना, जाम्बिया, गैबान। इविंडो राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है। उरुग्वे में स्थित है, गैबान में स्थित है, जाम्बिया में, घाना में स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, गैबान, यानी डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। गैबान में, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि कौन सा देश ग्रीस के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। तुर्की, मैसेडोनिया, अल्बानिया, सर्बिया। कौन सा देश है जो ग्रीस के साथ स्थलीय सीमा को साझा नहीं करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा ग्रीस के साथ सीमा जो लगाते हैं वो अल्बानिया है, उत्तरी मैसेडोनिया है, बुल्गारिया है, तुर्की है, पर सर्बिया नहीं है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प है दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि आयरलैंड विश्व के निम्नलिखित में से किस जल निकाय में स्थित है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या भूमध्य महासागर। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि आयरलैंड विश्व के निम्नलिखित में से किस जल निकाय में स्थित है। प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, भूमध्य सागर में। तो आयरलैंड जो है वो विश्व के किस जल निकाय में स्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है या मुड़ती है, बड़े मोड़ बनाती है, जिन्हें किस रूप में जाना जाता है। जैसे ही नदी जो है मैदान में प्रवेश करती है या मुड़ती है या फिर बड़े मोड़ बनाती है, उन्हें किस रूप में जाना जाता है। टेढ़े मेढ़े, मोड़, चक्कर, मेंडर्स। बस समझ में आया दोस्तों। नदी मैदान में प्रवेश करते ही बनने वाले बड़े वक्र को क्या कहलाते हैं, तो इसे मेंडर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें मेंडर्स कहा जाता है। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, तो दोस्तों आपने उत्तर क्या देखा कि जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है, मुड़ती है या बड़े मोड़ बनाती है, तो उन मोड़ को किस रूप में जाना जाता है, तो उन्हें मेंडर्स के नाम से जाना जाता है। किन नाम से, मेंडर्स के नाम से जाना जाता है। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी युवा अवस्था में नदी के कटाव के लिए एक विशिष्ट विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी युवा अवस्था में नदी के कटाव की एक विशिष्ट विशेषता है। गार्ज, कट बैंक, ऑक्सबो झील, प्राकृतिक तटबंध। समझिए दोस्तों, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। युवा अवस्था में नदी के कटाव की विशिष्ट विशेषता क्या है। तो यौन अवस्था में नदी का कटाव ऊर्ध्वाधर होता है, जिससे गहरी संकरी घाटियाँ बनती हैं, जिसे
गार्ज कहते हैं दोस्तों। क्या कहा जाता है इन्हें? गार्ज कहा जाता है। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो युवा अवस्था में नदी के कटाव की एक विशेष विशेषता होती है वो क्या होता है कि गार्ज बनता है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ई इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति मनाई जाती है? 5 अगस्त को, 10 अगस्त को, 15 फरवरी को या फिर 21 जून को? तो किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति मनाई जाती है? इसका आपको उत्तर देना है। 5 अगस्त को, 10 अगस्त को, 15 फरवरी को या फिर 21 जून को? तो याद रखिएगा दोस्तों, जिस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति मनाई जाती है वो तिथि है 21 जून। कौन सी तिथि है दोस्तों? 21 जून। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और समझ में आ रही है? दक्षिण गोलार्ध में शीतकालीन 21 जून को मनाया जाता है क्योंकि उस समय वहाँ सूर्य की किरणें जो है वो कम पड़ती हैं और दिन सबसे छोटा होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जल डमरूमध्य क्या है? पहला कह रहा है कि दो भूमि द्रव्यमानों को अलग करने वाला एक जल निकाय, दो जल निकायों को अलग करने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी, भूमि में एक जल निकाय का गहरा प्रवेश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न आपके सामने है, कॉपी पेन लेके बैठे और देखें क्या कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। जो जलडम मरुमध्य क्या होता है? तो जलडमध्य एक संकरी जलधारा है जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ती है तथा दो भूभागों को अलग भी करती है। तो इस यहाँ से उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए विकल्प आपका सही हो जाएगा कि दो भूमि द्रव्यमानों को अलग करने वाला एक जल निकाय है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो मैगलन जल डमरूमध्य का सही स्थान है? दक्षिणी अमेरिका का दक्षिण प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तरी अफ्रीका और एशिया, उत्तरी अमेरिका और जापान? बात समझिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो मैगलन जल डमरूमध्य का सही स्थान है? दक्षिण अमेरिका का दक्षिण, प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तरी अफ्रीका और एशिया, उत्तरी अमेरिका और जापान? फटाफट से उत्तर लगाइए दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा स्थान है जो मैगलन जल डमरूमध्य का सही स्थान है। तो पहले दोस्तों, अगर हम मैगलन जल डमरूमध्य की बात कर लें तो मैगलन जल डमरूमध्य जो है वो दक्षिण अमेरिका व दक्षिण सिरे के दक्षिणी सिरे पर स्थित है और अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका का दक्षिण, यानी कि ए विकल्प आपका सही माना जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न का उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो मैगलन जल डमरूमध्य का सही स्थान है? तो वो है दक्षिण अमेरिका का दक्षिण। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है? जेमू ग्लेशियर, अलेत्स ग्लेशियर, जोस्टेडल ग्लेशियर और मेफोना ग्लेशियर? कौन सा ग्लेशियर है जो स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है? फटाफट से उत्तर लगाइए दोस्तों। स्वालबार्ड में कौन सा स्थित है? तो जेमू की बात करें तो सिक्किम में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अलेत्स की बात करें स्विट्ज़रलैंड में, जोस्टेडल नॉर्वे में स्थित है और मेफोना स्वालबार्ड में स्थित है। तो आपका डी उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि मेफोना ग्लेशियर। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यही एक ऐसा ग्लेशियर है जो स्वालबार्ड में स्थित है। बाकी जेमू कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। अलित्स कहाँ स्थित? स्विट्ज़रलैंड। और जोस्टेडल कहाँ स्थित है? नॉर्वे में स्थित है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा चपटी गेंद की तरह दिखती है? अनियमित आकाशगंगा, सर्पिल आकाशगंगा, दीर्घ वृत्ताकार आकाशगंगा या फिर सर्पिल वर्जित आकाशगंगा? निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा है जो चपटी गेंद की तरह दिखाई देती है? अनियमित आकाशगंगा, सर्पिल आकाशगंगा, दीर्घ वृत्ताकार आकाशगंगा, सर्पिल वर्जित आकाशगंगा? याद रखिएगा दोस्तों, संघर्ष और मेहनत से बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, क्योंकि संघर्ष और मेहनत से चलकर ही लोग सोना बनते हैं। क्योंकि जिस पत्थर को अगर छीनी हथौड़ों से डर लगती है दोस्तों, तो कभी भी मूर्त नहीं बन सकता। तो आप जितना मेहनत करेंगे उतना निखरेंगे दोस्तों, ठीक है। तो छोटे छोटे कदम बढ़ाइए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी दोस्तों। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके अंदर धैर्य, मेहनत और
आत्मविश्वास होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा चपटी गेंद की तरह दिखाई देती है? तो वो होती है दीर्घ वृत्ताकार आकाशगंगा। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? किस भूवैज्ञानिक युग को स्तनधारियों का युग कहा गया है? किस भूवैज्ञानिक युग को स्तनधारियों का युग कहा गया है? पहला विकल्प क्या है? मेसोजोइक। दूसरा कह रहा है सेनोजोइक। और सी विकल्प कह रहा है पोलियोजोइक। और डी विकल्प क्या कह रहा है? नियो प्रोटेरोजोइक। ठीक है दोस्तों, किस भूवैज्ञानिक युग को स्तनधारियों का युग कहा गया है? तो ये कहा गया है सेनोजोइक को। किसको कहा गया दोस्तों? सेनोजोइक को कहा गया है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ आएगी दोस्तों? ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। फिर मिलेंगे शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।